हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं पवन के अपरदनात्मक कार्य। पवन के अपरदनात्मक कार्यों में सबसे पहले है अपवाहन यानी कि डिफ्लेशन। अपवाहन के अंतर्गत चट्टान चूर्ण उड़ाकर अपरदन का कार्य करती है। अपवाहन को उड़ान की क्रिया भी कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के डिफ्लेरे से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ उड़ाना होता है। मिस्र देश में अपवाहन या उड़ाव के कारण अनेक गहरी गर्त बन गई है। मिस्र का कतरा गर्त विश्व का सबसे प्रसिद्ध अपवाहन गर्त है। इसके बाद में आता है पवन का दूसरा कार्य, अपघर्षण एब्रेशन। जब तीव्र वेग से बहती हुई पवन के साथ रेत तथा धूल कणों की मात्रा पर्याप्त होती है तो ये कण पवन के अपरदनात्मक यंत्र हो जाते हैं। इन अपरदनात्मक यंत्रों यानी कि रेत के कणों की सहायता से पवन मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा चिकना करके अपरदित करती है। पवन का अपघर्षण कार्य पवन वेग तथा रेत कणों की मात्रा पर आधारित होता है। पवन का तीसरा कार्य है सन्निघर्षण यानी कि एट्रिशन। तीव्र पवन के साथ उड़ने वाले शेल कण तथा धूल कण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़ने तथा घिसने के अलावा स्वयं आपस में टकराकर, रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं। इस कारण कणों का आकार छोटा तथा गोल होने लगता है। अधिक रगड़ होने के कारण कण बारीक हो जाते हैं। इस तरह शेल कणों के आपस में रगड़ खाकर यांत्रिक ढंग से टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। ये पवन द्वारा किए जाने वाले 3 प्रमुख कार्य थे, जिनमें अपवाहन इसमें स्पेशल है, क्योंकि बाकी के दोनों कार्य हमने नदियों में भी देखे, सन्निघर्षण और अपघर्षण। ठीक है, यहाँ पर पवन द्वारा जो विशेष कार्य है वो है अपवाहन। अब देख लेते हैं पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। ठीक है, तो सबसे पहले अपरदनात्मक स्थल रूपों की चर्चा कर लेते हैं। पहली जो स्थलाकृति है या पवन द्वारा निर्मित पहला जो अपरदनात्मक स्थल रूप है वो है अपवाह बेसिन या वातगर्त, डिप्लेशन बेसिन और ब्लो आउट। तो देखिए क्या होता है। यह सतह के ऊपर असंगठित तथा कोमल सेलों को पवन अपने अपवाहन या उड़ाव की क्रिया से प्रभावित करके उनके ढीले कणों को उड़ा ले जाती है, जिस कारण अनेक छोटे छोटे गर्तों का आविर्भाव होता है। धीरे धीरे इन गर्तों का आकार तथा गहराई दोनों बढ़ती जाती है। पवन द्वारा असंगठित तथा ढीले कणों से उड़ा लिए जाने से निर्मित गर्त को अपवाहन बेसिन कहते हैं। चूंकि इन गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है, अतः इन्हें पवन गर्त या वातगर्त यानी कि ब्लो आउट भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवाहन बेसिनों को बफेलो वालोस तथा मंगोलिया में वृत्ताकार बेसिनों को पांग कियांग कहते हैं। दूसरी स्थलाकृति है हमारी इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य पर्वत, द्वीप या द्वीपीय पर्वत होता है। मरुस्थलों से अपक्षय तथा अपरदन के कारण कोमल सेल आसानी से कट जाती है, परंतु कठोर सेल के अवशेष भाग ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस तरह के टीलों या टापुओं को इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग के किनारे तिरछे ढाल वाले होते हैं। बोर्नहार्ट नामक विद्वान ने इस प्रकार के इंसेलबर्ग के निर्माण की क्रिया का पता लगाने का कार्य प्रारंभ किया था। इस कारण इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। पसर्जे तथा डेविस ने कालाहारी रेगिस्तान में स्थित इंसेलबर्ग तथा समीपी सतह के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि इंसेलबर्ग से युक्त समतल भाग मरुस्थलीय अपरदन चक्र का अंतिम रूप है।
तीसरी जो शिलाकृति है हमारी वो है छत्रक शिला, यानी कि मशरूम रॉक्स, और इसको हम गारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गारा। इसका दूसरा नाम है गारा। ठीक है, तो देखते हैं मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शेल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत रूप में मिलती है तो उस पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। तीव्र पवन के रेत तथा धूल कणों की प्रचुरता पवन के निचले स्तर में अर्थात सतह से 6 फीट यानी कि 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ही होती है। ऊपर जाने पर इनकी मात्रा कम होती जाती है। इस कारण पवन द्वारा चट्टान के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा उसका आधार कटने लगता है, जबकि उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। यदि पवन एक ही दिशा में चलती है तो चट्टानों का कटाव केवल एक ही दिशा में हो पाता है, परंतु यदि पवन कई दिशाओं में चलती है तो चट्टान का निचला भाग चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहने के कारण अधिक विस्तृत रहता है। इस तरह एक छतरीनुमा स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक्स कहा जाता है। यहाँ यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, मशरूम रॉक्स, रॉक्स की ROCK रॉक्स। छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा कहा जाता है। जर्मनी में इसे फिट्ज पेल्सन कहते हैं। इसे पेडेस्टल सेल भी कहा जाता है। चौथी शिलाकृति हमारी भूस्तंभ डिमोसेल्वस। देखते हैं क्या होता है। शुष्क प्रदेश में जहाँ पर असंगठित तथा कोमल शेल के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी शेल का आवरण होता है, वहाँ पर इस आवरण के कारण नीचे की कोमल शेल का अपरदन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपरी कठोर शेल के आवरण से निचली कोमल शेल को संरक्षण प्राप्त होता है, परंतु समीपी कठोर चट्टान का अपरदन होता रहता है, जिस कारण अगल बगल की शेल कटकर रह जाती है। यहाँ पर अगल बगल की शेल कटकर रह जाती है और कठोर शेल के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई पड़ता है। इसे भूस्तंभ कहते हैं। पांचवी शिलाकृति है हमारी ज्यूजेन। मरुस्थलीय भाग में यदि कठोर तथा कोमल शेलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती है तो अपक्षय तथा वायु द्वारा अपरदन के कारण विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है, जो ढक्कनदार दवात के समान होते हैं, अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। परंतु इन स्थल रूपों के ऊपरी भाग पर कठोर शेल का आवरण होता है तथा इनका ऊपरी भाग समतल होता है। ऐसे स्थल रूपों को ज्यूजेन कहते हैं। नेक्स्ट है छठी शिलाकृति यारडंग। यारडंग की रचना ज्यूजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा मुलायम सेल को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाती है। इस कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इन सेलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नालियाँ बन जाती है। इस तरह के स्थल रूप को यारडंग कहते हैं। नेक्स्ट शिलाकृति हमारी ड्राई कांटर। पथरीले मरुस्थलों में सतह पर पड़े शिलाखंडों पर पवन से अपरदन द्वारा खरोंचें पड़ जाती है, जिस कारण शिलाखंड या पत्थर के टुकड़ों पर तरह तरह की नक्काशी हो जाती है। यदि पवन कई दिशाओं से होकर चलती है तो इन शिलाखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है, जिसका एक फलक भूपृष्ठ पर होता है तथा शेष 3 फलक बाहर की ओर होते हैं। इस प्रकार बाहर की ओर निकले 3 फलक पार्श्वों वाले टुकड़ों को त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर कहते हैं। नेक्स्ट शिलाकृति हमारी जालक या जालीदार शिला स्टोन लेटाइस। जालक या जालीदार शिला। मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती है जिनकी रचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है, अर्थात जिनके विभिन्न भागों में कठोरता में पर्याप्त भिन्नता होती है, तो पवन
रेत कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा शेल के कोमल भागों को अपरदित करके उड़ा ले जाती है, परंतु कठोर भाग यथास्थान स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के अपरदन के कारण शेल भाग में जाली का निर्माण हो जाता है। इस तरह की शेल को जालीदार शेल या अहिस्मक जालक कहते हैं। नेक्स्ट स्ला करती है पुल या खिड़की, ब्रिज एंड विंडो। जालीदार शिला में पवन के अपरदन द्वारा पवनोन्मुखी भाग में छिद्र हो जाता है। पवन धीरे धीरे इस छिद्र के विघटित पदार्थों को उड़ा उड़ाकर उसे विस्तृत करती जाती है। एक लंबे समय तक अपरदन के कारण यह छिद्र सेल के आर पार हो जाता है। सेल के इस आर पार छिद्र को पवन खिड़की या पवन वातायन या विंड विंडो कहते हैं। इस खिड़की से होकर अपरदन द्वारा चट्टान का धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाता है, परंतु ऊपरी भाग छत के रूप में बचा रहता है। इस तरह एक महराब की आकृति का निर्माण होता है और इसे पुल कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी हमारी पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अब हम देखते हैं पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो इसमें सबसे पहले है हमारी बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स। तो देखते हैं पवन द्वारा रेत यानी कि बालू के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। बालू का स्तूप रेगिस्तानी भागों के प्रमुख स्थल रूप है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले टीलों झीलों के रेतीले तटों पर, रेतीले प्रदेशों से बहने वाली नदियों के बाढ़ क्षेत्र में, और जहाँ कहीं भी रेत की अधिक मात्रा सुलभ हो सके आदि स्थानों में भी होता है। इसके निर्माण के लिए निम्न दशाएं आवश्यक होती है, जैसे कि रेत की अधिकता, तीव्र पवन वेग, पवन मार्ग में अवरोध और निर्माण के लिए उचित स्थान। बालू का स्तूपों के कई सारे प्रकार हैं, जिनमें से कुछ प्रकार निम्न प्रकार से हैं। पहला है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। इसमें देखते हैं पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित लंबे लंबे स्तूपों को पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। इन स्तूपों का पवनोन्मुखी ढाल मंद तथा पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। पवनानुवर्ती स्तूपों के समानांतर चलने वाली हवा दो स्तूपों की श्रृंखलाओं के मध्य की रेत को उड़ाकर उस स्थान को खुला छोड़ देती है। इस तरह के रिक्त भाग को कॉरिडोर या सहारा में गासी कहते हैं। बालू का स्तूपों के अन्य नाम है इस तरह के बालू का स्तूपों के अन्य नाम है रेखिक स्तूप, रेत कटक और सीप। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा बालू का स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। जब बालू का स्तूपों का निर्माण प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है तो उसे आड़े बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तीसरा बालू का स्तूप है बरखान या बरकान। बरखान अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के ही विशिष्ट रूप होते हैं। इनका आकार चापाकार या चंद्राकार होता है। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन के समकोण पर निर्मित होते हैं। पवन मुखी ढाल उत्तल तथा पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो शिंगें होती है जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली रहती है। मध्य भाग में ऊंचाई सर्वाधिक होती है। झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूपों को नेबखा कहते हैं। रेगिस्तानों की लघु गर्तों के पीछे नवचंद्राकार स्तूपों को लूनेट कहते हैं। तीन से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले स्तूप तारा स्तूप कहलाते हैं। मोटी रेत से निर्मित स्तूप को हेलबेक स्तूप तथा उसके विकसित या वृहद रूप को द्रास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ला करती है हमारी लोयस। ठीक है, लोयस पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन एक जर्मन विद्वान ओन रिच्टहोफेन द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। लोयस का नामकरण फ्रांस के
अल्सास प्रांत के लोयस गांव के आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोयस के समान ही मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। इसमें मिट्टियों के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं होती है। लोयस अत्यधिक पारगम्य होती है, मिट्टी मुलायम रहती है। लोयस का रंग पीला होता है, जिसका मुख्य कारण ऑक्सीकरण है। लोयस का वास्तविक विस्तार चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है। बेल्जियम तथा फ्रांस में लोयस को लिमन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें एबोर्ड कहते हैं। शुष्क प्रदेशों में अपर्दन चक्र की व्यवस्था का प्रतिपादन सर्वप्रथम डेविस द्वारा 1905 में किया गया। ठीक है, तो यह कुछ निक्षेपात्मक स्थल रूप थे पवन द्वारा। ठीक है, पवन द्वारा कुछ रेगिस्तानी भागों में जल द्वारा निर्मित कुछ मरुस्थलीय स्वरूप भी पाए जाते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो उसी को भी हम इसी में देख लेते हैं। जल द्वारा निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप, पहला है उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी। जिन अर्ध शुष्क तथा रेगिस्तानी भागों में परतदार शेल के स्तर क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं, वहां पर असामयिक वर्षा के कारण सतह पर छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती है, जिनके द्वारा अपर्दन के कारण खड्ड तथा गहरी घाटियां बन जाती है। इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए उबड़ खाबड़ कटक बन जाते हैं। इस तरह खड्डों, घाटियों, कटकों तथा शिखरों के कारण समस्त धरातलीय सतह अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है, जिसे नंगे पांव पार करना कठिन हो जाता है। इस तरह की स्थलाकृति को उत्खात स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। दूसरा है प्लाया। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से गिरी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। बाल्सन में जल के एकत्र हो जाने से अल्पकालिक झीलों का निर्माण हो जाता है। जल सूखते ही ये झीलें समाप्त हो जाती है, जिस कारण बाल्सन की तली में सिल्ट एवं निक्षेप के कारण तली समतल तथा ऊंची हो जाती है। इसे प्लाया कहा जाता है। कभी कभी बारिश के कारण ये जल से भर जाती है। अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनास कहते हैं। प्लाया का अरब के रेगिस्तान में प्लाया को अरब के रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाह कहते हैं तथा सहारा में सट कहते हैं। नेक्स्ट है बजादा। प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग, जो कि प्लाया से मिलता है, बजादा कहलाता है। इसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है। नेक्स्ट है पेडिमेंट। पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य अपर्दित शेल सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को पेडिमेंट कहते हैं। इस नग्न शेल वाले भाग यानी कि पेडिमेंट का निर्माण अपक्षय तथा सरिता अपर्दन द्वारा विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के कट जाने से होता है। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन द्वारा होता है। ठीक है, पेडिमेंट निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत है, जैसे कि पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत, ये दिया था लासन महोदय ने। चादरी बाड़ सिद्धांत, ये दिया था मैगी या मैकगी महोदय ने। और एक है पार्श्विक अपर्दन सिद्धांत, यह दिया था गिलबर्ट महोदय ने। तो ये कुछ सिद्धांत थे जो कि पेडिमेंट निर्माण को बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि पवन द्वारा किन किन अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और ये सारी की सारी स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित होती है। उसी के साथ हमने मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल द्वारा निर्मित कुछ विशेष स्थलाकृतियाँ भी देखी। ठीक है, इन सभी के चित्र या डायग्राम्स या रेखा चित्र मैं आपको अगले शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इन सभी के तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कुछ विशिष्ट आकृतियों के, भू आकृतियों के डायग्राम्स, चित्र या रेखा चित्र वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तटीय स्थलाकृतियों की, है ना, तरंग या लहर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। ठीक है, और उसके बाद में हमारा एक और टॉपिक बचेगा लास्ट में काइस्ट स्थलाकृतियों की, तो लास्ट में उसकी चर्चा हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से।
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।